अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड जय हिंद एवरीवन। हम पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल कोर्स कर रहे हैं जिसके मैं आपको सारे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। माय नेम इज चेतन शर्मा एंड हमने अभी तक एंशिएंट ग्रीक थॉट से लेकर ऑल द वे टू ग्रामसी तक हमने कवर कर लिया है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हमने स्टार्ट किया था एंशिएंट ग्रीस से, फिर हमने सोक्रेटिस कवर किया, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, और उसके बाद में हमने यूटिलिटेरियनिज्म को किया थोड़ा सा, जेरेमी बेंथम के आइडियाज़ देखे। देन वी मूव्ड ऑन टू फर्दर जो आगे के थिंकर्स है जैसे कि जे.एस. मिल करने के बाद में हमने किया हीगल का आइडियाज़, जिसके ऊपर इस बार आपको यूपीएससी में एस्से भी आया हुआ है, बच्चों का बहुत पॉजिटिव वो आ रहा है, फीडबैक आ रहा है उसको लेकर। देन उसके बाद में हमने कवर किया कार्ल मार्क्स का आइडियाज़। कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ के बाद में हमने देखा एंटोनियो ग्रामसी के बाद हमारे सिलेबस में जो लास्ट थिंकर हैं वो है हाना आरेंट जो है बहुत प्रोमिनेंट थिंकर है। इनके बहुत सारी सिग्निफिकेंसेस में से एक जो है वो ये है कि इनकी टाइमलाइन, ये किस समय के थिंकर है। शी वॉज बॉर्न इन 1906, 1975 में इनकी डेथ हुई। तो ये क्या है, हाना आरेंट एक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी हैं, हाना आरेंट एक ऑथर भी हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं, पर इन सबसे ज़्यादा उनकी एक डिस्टिंक्शन क्या है, डिस्टिंक्शन इन द सेंस कि उनकी राइटिंग में उनके तजुर्बे, उनके एक्सपीरियंसेस बहुत दिखते हैं। वो कौन से तजुर्बे? बेसिकली हाना आरेंट एक जूइश फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। शी वॉज बॉर्न इन लंदन, हैनोवर, जर्मनी में। तो वहाँ पर क्या है कि 1906 में जब ये पैदा हुई है तो एक जूइश फैमिली में पैदा हुई, और ये बहुत छोटी थी, अबाउट 6-7 साल के थे ये जब इनके फादर की डेथ हो गई। और जो इनके मदर हैं वो काफ़ी प्रोग्रेसिव थे। शी कम्स फ्रॉम अ वेरी प्रोग्रेसिव फैमिली, और इनके मदर सोशल डेमोक्रेट थे। अब वो सोशल डेमोक्रेट क्या होता है मैं आपको फर्दर क्लासेस में जब आपको आइडियोलॉजीज वगैरह कराऊंगा, थियोरी कराऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। नॉनदलेस पॉइंट मेरा ये है कि एक पर्सन जो बहुत प्रोग्रेसिव फैमिली से आ रहा है, पढ़ने लिखने का जिस फैमिली में एक कल्चर है, और वो हॉलोकॉस्ट को सरवाइव करता है। बेसिकली क्या है कि हम देखेंगे कि जैसे जैसे थोड़ा बड़ी हुई है, 1929 से लेकर इन्होंने शादी की, और उसके 1-2 साल बाद इन्होंने देखा कि जर्मनी में एंटी जू सेंटीमेंट बढ़ता जा रहा था। जब वो एंटी जू सेंटीमेंट बढ़ता जा रहा था तो इवेंचुअली शी हैड टू रन अवे। इनको भी एक बार पकड़ लिया था, एंड देन इनकी हमारे स्कोप के बियॉन्ड है, पर हर जर्नी फ्रॉम देयर टू स्विट्ज़रलैंड टू पराग, और फिर ये फ्रांस भाग गए। फ्रांस में किसी तरह सर्वाइव कर रहे थे, एंड देन इवेंचुअली शी रियलाइज कि शी इज़ नॉट सेफ इन फ्रांस आइदर। वहाँ पर भी इनको एलियन जर्मन का स्टेटस देकर इनको जेल में डालने लगे थे, काइंड ऑफ समथिंग लाइक दिस, एंड देन शी हैड टू रन अवे टू यूएसए। फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ न्यूयॉर्क वॉज हर होम। वहीं पर इन्होंने बहुत सारे न्यूयॉर्कर के लिए लिखा, इन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के लिए लिखा, पढ़ाया इन्होंने बहुत जगहों पर। तो अगर आप देखेंगे तो आपको ना अब एक हल्का सी एक चीज़ समझनी है, हमारी लाइफ के तजुर्बे क्या है। हमारी लाइफ के तजुर्बे हैं कि मतलब जो एक एवरेज हमारी लाइफ के तजुर्बे क्या है कि यार अब कोरोना को अगर मैं निकाल दूँ, कोविड टाइम्स को निकाल दूँ, तो हमने क्या देखा है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया कोई मैच हार गया, इंडिया कोई मैच जीत गया, ठीक, आपके शहर में 4 बिल्डिंग्स नहीं बन गई। मतलब हमारे लाइफ में ना फॉर्चुनेटली दो, मतलब मैं चाहता नहीं कि सबकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो, लेकिन अगर आप देखोगे तो ना कोई वर्ल्ड वॉर है, ना कोई ग्रेट डिप्रेशन है, ना कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कुछ ऐसे जो डिफाइनिंग मोमेंट्स है ना हिस्ट्री के, वो कुछ है नहीं हमारे। जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है किताबों से। पर हाना आरेंट के साथ वैसा नहीं है। इनफैक्ट वो सब लोग जिन लोगों ने वर्ल्ड वॉर्स देखी हैं, जिन लोगों ने ग्रेट डिप्रेशन देखी है, जिन्होंने गैस चैम्बर्स देखे हैं, हिटलर उसमें लोगों को डाल रहा है और मार रहा है, तो उन लोगों की सोच, उन लोगों के विचार बहुत डिफरेंट होंगे। अब पर्सन जो है ना, उसकी लाइफ की जर्नी वो उसको डिफाइन करती है। तो नॉनदलेस अगर हम हाना आरेंट के वापस आते हैं अगर इनके ऊपर, तो हम रियलाइज़ करेंगे कि शी इज़ नॉट अ कन्वेंशनल थिंकर। इनके बारे में बोला भी ये जाता है, जैसे नॉर्मली आप देखेंगे जितने भी अभी तक हमने थिंकर्स किए हैं, किसी को आप बोल देते हो अरे ये मार्क्सिस्ट है, अरे ये लिबरल है, अरे ये कंजर्वेटिव है, ये वाला थिंकर जो है ये इस तरह के विचार दे रहा है, ये इंडिविजुअल को फ्रीडम की बात कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग स्टेट की बात कर रहा है। हाना
को यू कैन से शी इज़ अ थिंकर विदाउट बैरियर्स। इनके बारे में ये खुद बोलती भी थी कि यार थिंकिंग का प्रोसेस इटसेल्फ इज़ वेरी डेंजरस इन द सेंस कि जब पर्सन सोच रहा है तो फिर वो अच्छा खासा सोचेगा। तो इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इनके काम को समझना बहुत मुश्किल है या बहुत कन्फ्यूजिंग है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ये जो वर्ड्स यूज़ करती हैं उन वर्ड्स को ये पहले अपना मीनिंग देती हैं। वो मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको स्ट्रेंथ, फोर्स, वायलेंस एंड पावर का डिफरेंस बताऊंगा। हम इन सभी वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। तो हाउ शी गिव्स डिफरेंट मीनिंग्स टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट वर्ड्स। सो होता क्या है, हना जो है धीरे धीरे अपनी पीएचडी कवर करते हैं और इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े लोगों का इन्फ्लुएंस है। ठीक, वो लोग जो एग्जिस्टेंशियलिज्म में, वो एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है ये भी हम आगे जाके करेंगे। वो लोग जो पॉलिटिकल फिलॉसफी में या फिर साइकोलॉजी में या पॉलिटिकल साइंस में बहुत बड़ा नाम रखते हैं। ठीक, वो लोग जो है हना अरेंट को किसी ने मेंटर किया है, किसी के साथ में हना अरेंट के रिलेशनशिप थे एंड सो ऑन। सो शी रिप्रेजेंट्स दिस होल ट्रेडिशन इन पॉलिटिकल साइंस। अब इनके कुछ विचार हैं, अगर इनके कुछ इनके आइडियाज़ हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। तो सबसे पहले अगर हमें समझ आए कि हना अरेंट जो है वो किस समय के थिंकर हैं, तो ये उस समय के थिंकर हैं जिस समय जब मतलब इनके आइडियाज़ कब डेवलप हो रहे हैं, उस समय डेवलप हो रहे हैं जिस समय जर्मनी में बहुत ज़्यादा एंटी सेमिटिज़म स्ट्रांग हो रहा था। अब मैं जस्ट टू पुट हना इनटू कॉन्टेक्स्ट, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यू नीड टू रियलाइज कि जर्मनी में प्रोपेगेंडा अगेंस्ट जूस इतना स्ट्रांग हो गया था कि छोटे छोटे बच्चों की तीसरी क्लास, चौथी क्लास, फोर्थ क्लास के बच्चों को इस तरह से रेशियलिज्म पढ़ाया जा रहा है कि अगर आप इस तरह टेढ़ा सा 6 बना दोगे तो एक जू की नोज़ बनती है, यहूदी का नाक ऐसा होता है, उनकी पहचान बता रहे हैं आपको। अगर आप अगली सा फेस बना दोगे, इस तरह की आंखें होती हैं, ये होता है, तो यहूदी ऐसे दिखते हैं। दीज आर दिस इज़ हाउ अ टिपिकल मुस्लिम वुड, दिस इज़ हाउ अ टिपिकल जू वुड लुक। जैसे आजकल होता है हॉलीवुड में कि आप देखेंगे तो किसी को भी आपने ये दिखाना है कि कोई पर्सन अपने दीन का, अपने रिलीजन का पक्का है। किसी को अगर आपने मुस्लिम दिखाना है तो उसको कैसा दिखा देते हैं कि जैसे सारे मुस्लिम अफ़गानिस्तानी दिखते हो। हॉलीवुड कितना ज़्यादा करता है ऐसा, बॉलीवुड भी ऐसे ही करता है। सिमिलरली किसी को आपने ये दिखाना है कि यार ये पर्सन प्रैक्टिसिंग हिंदू है, तो उसको ऐसे दिखा देते हैं जैसे कि बस वो अभी अभी योगी आदित्यनाथ से मिल के आया है, कि उनको पूरा भगुआ कपड़े दिखा देंगे और उनका एक एक्सेंट यूपी बिहार का एक वैसा हिंदी वाला एक्सेंट दे देंगे कि जैसे सभी हिंदू जो हैं वो सिर्फ यूपी या बिहार से आते हैं। सो दीज काइंड ऑफ जनरलाइजेशन जो हैं, जो आपको एक तरह से आपका माइंडसेट सेट कर देते हैं कि चलो जी अगर कोई हिंदू है तो वो इस तरह की हिंदी में ही बात करेगा, अगर वो से मान लो प्रैक्टिसिंग हिंदू है या वो ब्राह्मण है। एंड सिमिलरली अगर कोई मुस्लिम है और वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है तो बस फिर वो तो इसी तरह का कुर्ता पजामा पहनेगा, इसी तरह का ये रखेगा। सो वो क्या है, एक तरह का आपका मायोपिक व्यू पॉइंट है और वही आप जनरलाइज कर रहे हो। सो मच सो कि जर्मनी के खुद के छोटे छोटे जूस बच्चे जो हैं वो ये मानने लगे, जो तीसरी क्लास बच्चा है जिसको ये पढ़ाया जा रहा है, 8वीं तक होते हो तो वो ये मानने लग गया कि यार हम कितने अगली हैं, हम कितने बदसूरत हैं। मतलब उनको साइकोलॉजिकली ही आपने इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से कैप्चर कर लिया है कि वो खुद इस बात से कन्विंस हो गया है कि दिस इज़ हु वी आर। जैसे अगर आप देखेंगे तो यूरोपियंस ने हम सबको कन्विंस किया हुआ है कि यार हाँ हमने बना लिए होंगे कभी ताजमहल, बना लिए होंगे कभी अशोक ने कुछ कर दिया होगा, चाहे होता होगा कि चोला एम्पायर में जो भी, हम्पी की साइट्स तो ऐसे ही बन गई, अजंता की केव्स में तो ऐसे ही कुछ भी हो गया। ये 2000 साल से तो जो कुछ होना था आर्किटेक्चर में, आर्ट में, लिटरेचर में, ट्रेड में, सब चीज़ों में वैसे ही हो गया, लेकिन वो तो हवा में ही हो गया। अदरवाइज हमें जीना तो यूरोपियंस ने सिखाया। So you understand that is something that was going on against the Jews, eventually taking a more violent shape, and we all know कि what happened in Germany. Jews को उठाया गया कि यार ये तो सुपरफ्लुअस लोग हैं, ज़्यादा हो गए लोग, फालतू के लोग हैं, इनको सबको उठाओ, क्रिपल को उठाओ, गेस को उठाओ, लेस्बियंस को उठाओ, जूस को उठाओ, और अगर कोई ऐसा ही मिलता है थोड़ा जो हमारे आइडिया ऑफ ह्यूमन बीइंग से फिट नहीं करता, उसको गैस चैम्बर में लेके जाओ और जला दो। वहाँ से जो एक्सपीरियंसेस निकल के आएंगे वो पर्सन जो है
वो जो चीज़ें लिखेगा वो आपको ये समझना है कि यार ये जो लोग हैं ये वो लोग हैं जो उन एक्सपीरियंसेस को फेस कर चुके हैं, ठीक। सो हाना अरेंट के केस में भी आपको यही लगेगा, आपको दिखेगा कि इसको बहुत ज़्यादा ना ये फिनोमिनोलॉजी बेस्ड राइटर है। मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि चलो यार मैं एक काम करती हूँ, मैं ना पूरी हिस्ट्री पढ़ के और हिस्टोरिक सेंस में लिख देती हूँ, या मैं जैसे मैंने आपको प्लेटो के केस में कराया था या एरिस्टोटल के केस में कराया था कि यार कोई डिडक्टिव है कोई इंडक्टिव है। हाना के केस में क्या है, शी इज़ यूजिंग हर ओन एक्सपीरियंसेस दैट आर लिव्ड बाय हर rather than like creating the foundation or using the logic or using the reason as the foundation of her viewpoint, ठीक। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये बहुत डिफरेंट चीज़ों के ऊपर इसको बोलते हैं ना कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के ऊपर अपने अपने एब्स्ट्रैक्ट व्यू पॉइंट दिए गए हैं। इस तरह से नहीं है जैसे अभी तक हमने किया ना पॉलिटिकल थिंकर्स की, बहुत कोहेरेंट तरीके से एक हमने केस बिल्ड किया हो। एरिस्टोटल से काफ़ी फिर भी इनको आप रिलेट कर सकते हो। अगर आपको याद हो, हमने एरिस्टोटल के पॉइंट टाइम पर एक कॉन्सेप्ट किया था जिसका नाम था सिविक रिपब्लिकनिज्म। सिविक रिपब्लिकनिज्म का मतलब क्या था? इफ़ यू रिमेंबर एरिस्टोटल का आइडिया कि प्लेटो ने क्या बोला था, फिलोसोफर किंग होना चाहिए। प्लेटो साहब बोलते हैं कि एक पर्सन जो सबसे स्मार्ट है सबसे इंटेलिजेंट है वो सरकार चलाए। एंड देन एरिस्टोटल ने क्या बोला था कि गोल्डन मीन इज़ द गोल्डन रूल। क्या करो, बच्चों को निकाल दो, औरतों को निकाल दो, स्लेव्स को निकाल दो, बूढ़ों को निकाल दो, यंग एबल एजुकेटेड इंडिपेंडेंट फ्री मैन, ये जो लोग हैं ये क्या किया करें, स्टेट के लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल फंक्शंस जो हैं उनको ये डिस्चार्ज करें। इस तरह का जो सिस्टम है कि जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, लोग इकट्ठे होकर जो भी एबल लोग हैं वो जब लेजिस्लेटिव फंक्शंस में कंट्रीब्यूट करते हैं, लॉ बनाने में, लॉ को प्रॉपर एग्जीक्यूट करने में और एडजुडिकेशन प्रोसेस में, इसको हम टू दी क्लोजेस्ट बोल सकते हैं सिविक रिपब्लिकनिज्म के लोग जो हैं वो सिविक अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ। आज की डेट में क्या हो गया है ना, जैसे रोमन एम्पायर में भी ऐसा था। अगर इतनी बड़ी एम्पायर है, मान लो मोरक्को से लेकर ऑल द वे टू यूरोप तक ऊपर तक जा रही है, तो वहाँ पर ना वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाएगा आपसे कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं और सब लोग लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल फंक्शंस में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंट्रीब्यूट करें। व्हाई? बिकॉज इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल आइदर, इट इन ऑल प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट डिज़ायरेबल आइदर। तो जो रोमन कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप था वो क्या था कि यार आप रोमन लॉ को मानते हो? हाँ जी मानते हैं। आपका जो एरिया इस पर हमारा कोई बंदा बैठा हुआ है आपको चला रहा है? हाँ जी चला रहा है, बस फिर आप हमारे सिटीजन हो। बहुत पैसिव सा कॉन्सेप्ट हो गया। ऑन द अदर हैंड एरिस्टोटल का क्या कॉन्सेप्ट था? एरिस्टोटल तो छोटी छोटी सिटी स्टेट्स की बात कर रहा था कि यार 5000 से ज़्यादा तो लोग भी नहीं होने चाहिए एक शहर, एक कंट्री में, एक मुल्क, एक देश की, एक नेशन की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 5000 पीपल के आसपास। उसमें वो एक्सपेक्ट करता था कि यार इस तरह की पैसिव सी सिटीजनशिप नहीं हो कि आप बोलो कि बस ठीक है यार मैं तुम्हारी कंट्री का सिटीजन हूँ, बाकी तुम अब इसको चाहे देश को सोने का बनाओ चाहे तुम इसको उजाड़ दो, मैं बस यहाँ का सिटीजन हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करोगे। हाना भी इसी स्कूल ऑफ थॉट से है। हाना तो इनफैक्ट आगे जाके बोलेगी कि अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो तो तुम इंसान ही नहीं हो ढंग से। She was like highly influenced by Aristotle. Then she was influenced by Saint Augustine. इनकी किताब का भी एक का नाम है लव एंड ऑगस्टीन। फिर मार्टिन हेडेगर, उनके साथ इनका काफ़ी बड़ा रिलेशनशिप भी रहा है ऑन एंड ऑफ, ठीक, काफ़ी मतलब रोमांटिक वे में। एंड देन कार्ल जास्पर, जिनको एग्जिस्टेंशियलिज्म जिनकी मैं बात कर रहा था, जिनके अंडर इन्होंने बहुत कुछ सीखा। हमने क्या पढ़ना है इनके बारे में, तो आज मैं आपको इनके आइडियाज़ का, इनकी बातों का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। अपार्ट फ्रॉम पॉल साइंस इस वीक हो सकता है कि आपको क्लासेस जो हैं या जो हमारे इंस्टीट्यूट से जो भी वेरियस क्लासेस आती हैं वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं बिकॉज ओमिक्रॉन, ठीक। तो काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है इधर ऑफिस में। मोर देन हाफ द स्टाफ हैज़ बीन लाइक कफिंग एंड स्नीजिंग, सो लेट्स होप दैट थिंग्स टर्न आउट ओके विद फॉर एवरीवन। हाना अरेंट जो है, इनका सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें अच्छे से करना है वो करना है इनका ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है ये, आपको GS2 में भी काम आ सकता है, GS4 में भी काम आ सकता है। मैं आपको देखो जैसे
मैंने आपको 4 क्लासेस पहले बोला था कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपको एसए में काम आ सकता है, ओवरऑल आपको आईएएस बनने में हेल्प मिलेगी, वेदर यू आर गोइंग अहेड विद पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल और नॉट. And you could see that you had this essay in your exam, rational is real and real is rational. Similarly, I am saying कि ये पूरा कोर्स आप करें, आपको आईएएस बनने में, सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी. सबसे पहले हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, फिर उसके बाद इनका फिलोसफिकल वर्क ऑन ह्यूमन कंडीशन, वो हम देखेंगे कि ये क्या होता है, और उसके बाद इनका एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ बेनालिटी ऑफ इवल, आइकमैन इन जेरूसलम. ये तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, आई एम प्रीटी श्योर, अगर स्पेशली अगर आपको पहले से नहीं पता. आप खुद सोचे ना, हम किसी के बारे में कुछ इमेज बना लेते हैं, मान लीजिए चलो अब तो वो है नहीं दुनिया में, ओसामा बिन लादेन या दाऊद इब्राहिम या कोई भी ऐसा पर्सन जिनको हम ऐसा मानते हैं कि अगर आप एक रूम में बैठे हो और आपको एकदम से पता लगे कि उस रूम में दाऊद इब्राहिम आ गया है या ओसामा बिन लादेन आ गया है, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी आपको लगेगा कि पता नहीं वो कैसा व्यक्ति होगा, पता नहीं वो कैसा पर्सन होगा, और वो आएगा तो बस टेरर रेन कर जाएगा और एक अलग ही उसकी ऑरा होगी, और प्रॉबेबली वो आपको देखेगा और उसको अगर आपकी शक्ल नहीं पसंद आई तो आपको गोली मार देगा या पता नहीं क्या, इस तरह से. और इमेजिन आप उसी रूम में बैठे हैं और एकदम से ओसामा बिन लादेन आए या दाऊद इब्राहिम आए और वो बोले कि यार 2 घंटे से मैं गाड़ी में बैठा था, चाय पिलाओ यार, अच्छे से थक गया, ठीक. और वो बिल्कुल वैसे वो बोले यार एक जोक सुनाता हूँ तुम्हें, और नॉर्मल किससे शेयर करने लग जाए, बीच में उसकी मम्मा का फ़ोन आ जाए, बोले हाँ मम्मा मैं पहुँच गया, आप फिक्र ना करो. आपको लगेगा थोड़े जैसे, और इतना ही ऐसी चीज़ें होती रहे तो आपको लगेगा कि यार ये तो अपने जैसा इंसान है. और क्योंकि वो है सभी लोग ही तो हैं, सभी इंसान ही तो हैं. जैसे जैसे आपने देखा होगा कितनी ऐसी पिक्चर्स वायरल हो जाती हैं कि अरे देखिए नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्मल थाली में एक नॉर्मल इंसान के साथ खाना खाया. हाँ तो फिर नरेंद्र मोदी जी कोई सोना थोड़ी खाते होंगे, खाना ही खाते होंगे, यही चपाती खाते होंगे, वो यही सब इंसान ही तो हैं. एंड सेम इज ट्रू अबाउट एवरीवन. द पॉइंट इज दिस कि हम देखेंगे आइकमैन इन जेरूसलम में कि हाना अरेंट एक चीज़ देखती है कि एक पर्सन को उठा के लाते हैं इजरायलीज़. बेसिकली इज़राइल में ट्रायल चला था उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने यहूदियों को मारा, क्या दुनिया भर में उनको उठा के लाए थे और उनके ऊपर ट्रायल्स चले. तो जब वो आइकमैन को लेकर आए तो उसके ऊपर ट्रायल चला. जब ट्रायल चला तो हाना अरेंट को लगा कि यार ये वो बंदा है जिसने लोगों को उठा के गैस चैम्बर में डाला है, और वो जब रूम में आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और एवरीबडी वुड बी इंटिमिडेटेड, और वो तो ऐसे ही आएगा पता नहीं. एंड देन वो देख रही है कि यार ये तो बहुत आम सा इंसान है, एंड हैंस फिर उसके बारे में लिखती है जो बहुत कंट्रोवर्शियल और बहुत पॉपुलर भी हुआ, तो हम उसके बारे में ही बात करेंगे. तो हमारा जो मेन मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट कि किस किस केस में लिख रही है. तो हाना अरेंट के जो हमारे मेन आइडियाज़ हैं वो है ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, फिलोसफिकल वर्क ऑन ह्यूमन कंडीशन एंड आइकमैन इन जेरूसलम, ऐसे वाली चीज़ें. सबसे पहले टोटलिटेरियनिज्म, इनकी किताब है जिसका नाम है ऑन ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म. उसमें ये क्या बोलते हैं, उसमें ये बहुत अच्छे से स्टडी करती हैं नाजिज्म, हिटलर एंड स्टालिनिज्म, वो बड़ी बड़ी मुच्छों वाला. अब ये सब पढ़ने उसके बाद में इन सब के काम करने के तरीके कि हिटलर ऑपरेट कैसे करता था, ये ऑपरेट कैसे करता था स्टालिन, या कोई भी फासिस्ट या फिर नाजीज वाली रिजीम ऑपरेट कैसे करती है. तो ये बोलती है कि ये क्या है, टोटलिटेरियनिज्म होता क्या है. बोलती है कि रूल ऑफ टेरर एंड आइडियोलॉजी, एक आइडियोलॉजी और टेरर के रूल को वो बोलती है कि ये टोटलिटेरियनिज्म है. और ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि एक इस लेवल की सरकार बन गई, इस तरह की सरकार बन गई जो ना लोगों के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बना चुकी है, इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बना चुकी है जो आज तक बना ही नहीं. उसने बोला कि पुरानी सदी की 19th सेंचुरी की आइडियोलॉजी उठाई, 20th सेंचुरी की साइंस उठाई, 20th सेंचुरी की आपने टेक्नोलॉजी उठाई, 19th सेंचुरी की आइडियोलॉजी उठाई, और ब्यूरोक्रेसी के थ्रू, ब्यूरोक्रेसी को ये बहुत वायलेंट इंस्टीट्यूशन मानती है, तो बोलती है कि ब्यूरोक्रेसी के थ्रू इन्होंने क्या किया, एक ऐसी रिजीम बनाई जो लोगों के ऊपर पूरा फियर, पूरा टेरर बना के रखती है.
उस चीज़ को ये बोलती है कि ये है टोटलिटेरियनिज्म। बात भी ठीक है। आज आप बोल देते हो, अरे मोदी जी आप तो हिटलर से भी बदतर हो, आप हिटलर हो, ऐसा बोल देते हो। या आप ऐसे मनमोहन सिंह जी को भी बोल देते थे कि अरे भाई ये कैसा प्रधानमंत्री है, कुछ बोलता ही नहीं, एंड सो ऑन। अगर सच में टोटलिटेरियनिज्म आपकी कंट्री में होता तो आप ऐसा बोल नहीं सकते थे, ठीक, ऐसा बोल नहीं सकते थे। आप डरते, फियर इतना ज़्यादा होता है टोटलिटेरियन रिजीम में कि दिक्कत हो जाती है। तो ये क्या बोलती है, ये बोलती है कि जो टोटलिटेरियनिज्म है, ये नाजिज्म है या स्टालिनिज्म है, ये अभी तक की जितने भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हुई हैं, चाहे वो बहुत टेरर वाली हुई हों, उनसे अलग है। क्यों? इसलिए क्योंकि अभी तक जितनी रिजीम्स हुई थी वो वायलेंस को यूज़ करती थी। अभी तक जितनी रिजीम्स हुई थी वो वायलेंस को यूज़ करती थी। किस चीज़ के लिए? कि यार थ्रू वायलेंस ये हमारा एंड पर्पज़ है, हम ये अचीव करना चाहते हैं। मान लो जैसे मैकियावेली ने बोला था कि यार पीस लेके आना है, एक बार पूरा टेरर लेके आओ, लोगों को पूरा लॉ अबाइडिंग बनाओ, जब वो लॉ अबाइडिंग बन जाएंगे फिर उसके बाद में टेरर हटा देना, तो उसके बाद में अथॉरिटेरियनिज्म जो आप लेके आ रहे हो उसको हटा देना। जैसे एक फादर होता है, एक फादर या एक मदर अपने बच्चे को मारती है, डराती है या थप्पड़ थप्पड़ लगा देते हैं, या हमारे टाइम में तो लग जाते थे, तो वो इस वजह से ताकि ये बच्चा मार्क्स अच्छे ले आए। फिर वही माँ जो है 2 थप्पड़ मारने के बाद गले लग के अपना प्यार भी करती है, या वही बाप जो है फिर बाद में चॉकलेट भी दिला के लाता है। लेकिन वो थप्पड़ लगा रहा है, बच्चे को डरा रहा है ताकि उसके मार्क्स आ जाएं, तो उसके लिए वो थप्पड़ लगाना, वो टेरर, इट्स अ मीन्स टू एन एंड कि यार ये बच्चा पढ़ ले। बट इमेजिन अगर बाप का ये पर्पज़ ही ना हो, बाप का ये पर्पज़ हो कि यार मैंने आना है, इसके 2 थप्पड़ लगाने ताकि ये साला मुझसे डरे, और यही उसका एंड पर्पज़ है। फादर को कहीं पहुंचना नहीं है थप्पड़ के थ्रू, उसको लगता है कि यार ये टेरर जो है ना, कि इसको पता रहे हमेशा कि मैं बाबू और ये बेटा है और इसके 2 थप्पड़ लगाने हैं मैंने, यही अगर उसका एंड गोल है तो वो चीज़ डिफरेंट होगी। और पहले फादर थप्पड़ लगा रहा है, बोलते हैं कि यार अगर एक कहावत भी है कि अगर माँ बाप ने 2 थप्पड़ लगाए हो बचपन में तो बच्चा फिर बाहर नहीं खाता, ठीक। सो एक एंड नहीं है, मतलब मीन्स टू एन एंड नहीं है। हाना अरेंट यही बोल रही है। हाना अरेंट बोलती है कि जो वायलेंस है ना टोटलिटेरियनिज्म में, इट इज़ नॉट अ मीन्स टू एनी एंड, इट इज़ एन एंड इन इटसेल्फ। इसी के थ्रू हमने बॉडी को कंट्रोल करना है, इसी के थ्रू हमने सोल को कंट्रोल कर लेना है। पुराने वाली जो ऑटोक्रेटिक रिजीम्स थी वहाँ पे क्या होता था कि वो सोचते थे कि यार लोगों की ना ये जो बड़े बड़े भाषण देते हैं इनको कंट्रोल करो। क्यों? क्योंकि यार ये भड़काऊ भाषण देंगे, कल को दिक्कत होगी। टोटलिटेरियनिज्म क्या बोलता है? भाषण तो करना ही है कंट्रोल, लोगों के थॉट्स भी कंट्रोल करो। सिर्फ बॉडी तो कंट्रोल करनी ही है, सोल भी कंट्रोल करो, पूरा स्ट्रॉन्ग तरीके से एकदम कंट्रोल बना के रखो। और ये जो है रेडिकल ईविल, वो इमैनुअल कांट का एक वर्ड यूज़ करती है कि रेडिकल ईविल क्या करना चाहता है, ये जो सुपरफ्लुअस लोग हैं, जो आम लोग हैं, इनके ऊपर पूरा कंट्रोल बनाना चाहता है। किस चीज़ का? टेरर का, कि डरे मुझसे सारे। तो आई होप आपको सबसे पहले एक बेसिक सा डिफरेंस समझ आ गया कि अकॉर्डिंग टू हना टोटलिटेरियन स्टेट जो है ना, ये वाली जो है नाजिज्म वाली है, स्टालिनिज्म वाली, इसमें और बाकी पुराने वाली ऑटोक्रेटिक सिस्टम में क्या फ़र्क है? यहाँ पर वायलेंस इज एंड इन इटसेल्फ, अपने आप में ही वो उनका कि यही तो करना है, इसके थ्रू कुछ और नहीं करना, कुछ गेन करने को नहीं है, ये कोई रास्ता नहीं है, ये कोई ज़रिया नहीं है जिससे हम कुछ अचीव करेंगे, यही बस एंड है, फाइनल है, डेस्टिनेशन है। तो ये हो गया। अब बात आती है कि ये आया कहाँ से, इस तरह का ये सारा विचार आया कहाँ से कि एक ऐसी वाले रिजीम बना देंगे। हिटलर को लगता है कि यार नीली आंखें हों लोगों की, एकदम फिट हों, इंटरब्रीडिंग ना हो, ह्यूगो बॉस के कपड़े पहने उन सब ने, और इस तरह से एकदम चलते हों, एक कोड हो, एक ऑर्डर हो, कोई जू ना हो, कोई अफ्रीकन ना हो, कोई गे ना हो, कोई क्रिपल ना हो, कोई कुछ ना हो, कुछ इन्फीरियर ये जो रेस हैं ये सारी नहीं होनी चाहिए। ये आइडिया आया कहाँ से? हाना अरेंट बोलते हैं कि इसके बहुत सारी, इसकी यूरोप की हिस्ट्री जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो ट्राइबलिज्म, जब आप मानते हो कि यार एक हमारी ट्राइब है, एक हमारा कबीला है, एक उनका कबीला है, और फिर अपने कबीले को लेकर जब आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव फील करते हो, ट्राइबलिज्म। दूसरा रेशलिज्म,
आपको पता है यूरोप में रेसिज्म हमेशा से एक बहुत प्रोमिनेंट आइडिया रहा है। तो ट्राइबलिज्म, रेशियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म में क्या हुआ, दुनिया भर में जा रहे हैं, उधर के लोगों को वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, सब्जुगेट कर रहे हैं। और हम इस बात से तो मानते हैं ना, देखो कि इंडिया में तो ब्रिटिश आए थे, इंडिया में तो हिटलर नहीं आया, लेकिन ब्रिटिश को भी तो कितना ज़्यादा मिथ ऑफ रेशियल सुपीरियॉरिटी था। ये जो फ्रेंच लोग थे अफ्रीका में गए, वो तो हिटलर नहीं थे, उनके बीच में भी अगर आप देखोगे तो कितना ज़्यादा रेशियल सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था। स्पेनिश या फिर इवन जो ये डेनमार्क के लोग थे, हॉलैंड के लोग थे, ये लोग भी तो गए अफ्रीका में, ये सब जगहों पे, इन्होंने भी रेशियल सुपीरियॉरिटी का कॉम्प्लेक्स रखा। दिस मिथ ऑफ रेशियल सुपीरियॉरिटी कि यार दो रेस होती हैं, एक ये सुपीरियर रेस और बाकी ये सब इन्फीरियर रेस, ये वाला जो विचार है ये यूरोप में पहले से ही उनके कल्चर में प्रेजेंट था। हिटलर ने ये इन्वेंट नहीं किया। टोटलिटेरियनिज्म ने क्या किया, इसने बस उस विचार को, उस आइडिया को कि हाँ यार हम सुपीरियर रेस के हैं, उस मिथ ऑफ रेशियल सुपीरियॉरिटी को यूज़ किया टू जस्टिफाई द रेजिम। तो वो उसमें जो लोग हैं जिन्होंने पुराने टाइमों में, जैसे गोबिन्यू करके एक पर्सन हुए हैं और इस तरह से बहुत सारे हुए हैं, उन सब का हन्ना अरेंट ने उनको ब्लेम किया कि यार ये जो लोग जो ये सड़क पे लड़ रहे हैं ये तो बेचारे भोले हैं, ये तो सीधे साधे लोग हैं जिनको किसी ने एक आइडिया दे दिया, किसी ने एक आइडिया दे दिया। और ये बोलती है कि प्रॉब्लम तो उन लोगों की है जो ऐसे ऐसे आइडियाज़ दे जाते हैं, जो यूरोप में दे गए, कि वो बोलती है कि ये दीज स्कॉलर्स हु गिव दिस आइडियाज़ लाइक मिथ ऑफ रेशियल सुपीरियॉरिटी, यार ये कोई आर्यन रेस होती है और उनकी नीली आंखें होती हैं और वो ऐसे होते हैं, और बाकी कोई जो होते हैं वो तो इंटरब्रीडिंग से हो जाते हैं, ये सब लोग, ये अफ्रीकन और ज्यूज़ और दिस एंड दैट, ये सब प्योर ब्लड नहीं है। दिस पीपल हु गिव दिस आइडियाज़ कि ये प्योर हैं और ये इम्प्योर लोग हैं, वो लोग जो है ना उनको हन्ना अरेंट बोलती है कि उनके आइडियाज़, उनके विचार जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक है। तो गोबिन्यू ने भी क्या किया था, उन्होंने बोला कि यार ये जो ज्यूज़ है ना ये एक अलग रेस ही है, ठीक, क्यों, क्योंकि ये रिलीजन दूसरा फॉलो करते हैं। तो थिंक अबाउट इट। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि लेट्स से हम न्यू दिल्ली की बात करते हैं, ठीक। दिल्ली में आज एक पूरा का पूरा एरिया बुराड़ी, ठीक, बुराड़ी एक काम करता है कि क्रिश्चियन कन्वर्ट हो जाता है, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, आने वाले टाइम तक वो क्रिश्चियन रहते हैं। सिमिलरली दिल्ली में कोई और एरिया अलीपुर, ठीक, वो सब मुस्लिम कन्वर्ट हो जाते हैं। और कोई और एरिया लेट्स से पटेल नगर, ये जो है ये हिंदू है। अब आज से 300 साल बाद ये अलग रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, ये अलग रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, अलग रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, मतलब कम कर तो विद इमीडिएट इफेक्ट रहे हैं, पर क्या 300 साल बाद मैं ये बोल दूं कि ये रेशियली अलग लोग हैं? वहीं के लोग, वहीं की शादियाँ, वहीं के जेनेटिक्स, वहीं का सब कुछ, ठीक, वही क्रोमोसोम, वही सब कुछ, तो रेशियली थोड़ी अलग हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ फिर उसके बाद, नॉट ओनली दिस, उसके बाद मैं ये भी बोल दूं कि यार रेशियली तो अलग है ही है, उसके बाद लेट्स से मैं बोलूँ कि यार ये वाली रेस जो है वो इन दोनों से सुपीरियर भी है, ये वाली रेस जो है वो इन दोनों से सुपीरियर भी है, ये वाली रेस जो है वो इन दोनों से सुपीरियर भी है। तो दैट आइडिया, और मैं ये आइडिया दे भी रहा हूँ बहुत ध्यान से, अच्छे से, बड़ा स्ट्रांगली, वेहमेंटली, अब उसके ऊपर एक्ट अपॉन करके मैंने आइडिया दे दिया, यहाँ पे कोई डिक्टेटर टाइप कोई पर्सन पैदा हो गया, उसको लगा अच्छा हम सुपीरियर भी हैं, लो पहले तो मैं इनको टांगता हूँ। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट लाइक हन्ना अरेंट इज हैविंग विद दोज हु गिव सच मिथ्स एंड आइडियाज। सो वो क्या बोलती है, एक कॉमन सी बात है, हमने एंशिएंट ग्रीक में भी देखा था, अरब की हिस्ट्री में भी एक चीज़ ट्रू है, इवन इस्लाम के आने से पहले अरब की हिस्ट्री में भी ऐसा ही था। अगर आप मक्का की बात करें, ठीक, तो 300 से ज़्यादा बुत परस्त, मतलब अलग अलग वो जो बुत परस्ती होती थी। अब क्या हो रहा है उसमें कि वो डिफरेंट भगवानों को मान रहे हैं, लोगों की लड़ाइयाँ भी हो जाती थी ट्राइब्स की, जो ट्राइब जीत जाती थी उसका जो भगवान है वो बड़ा हो गया। एंशिएंट ग्रीक में भी ऐसे ही होता था कि यार तभी जीत गया ना, वो उनका भगवान स्ट्रांग था, उनका भगवान वीक था, वो जीत गए। सो यही जो आइडिया है ट्राइबलिज्म का, यही कंटिन्यू होता रहा। कैसे? यूरोप केम इन कॉन्टैक्ट विद अदर सिविलाइजेशंस एज पार्ट ऑफ द एक्सपेंशन।
इम्पीरियलिज्म करते करते वो बाकी सिविलाइजेशन के कांटेक्ट में आया। कैपिटलिज्म के अंडर उनको और कॉलोनीज चाहिए थी, रॉ मटेरियल चाहिए था, वो एरियाज चाहिए थे जहाँ पे जहाँ पर यूरोप अपने प्रोडक्ट्स बेच सके, वो एरियाज चाहिए थे जहाँ से वो रॉ मटेरियल ला सके। ऐसा करते हुए वो इंडिया के भी कांटेक्ट में आया, वो अफ्रीका के भी कांटेक्ट में आया, लैटिन अमेरिका के भी कांटेक्ट में आया। यूरोप ने क्या किया? यूरोप ने उनसे लड़ाइयाँ लड़ी और यूरोप जीत गया। अब आप खुद सोचो, एक पर्सन है, उसको पहले ये लगता है कि यार वो तो सुपीरियर रेस का है और वो कन्विंस्ड है और उसको बहुत स्टाइल से, बड़े इंटेलेक्चुअल तरीके से समझाया भी गया है, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स ने समझाया भी है, वो मान भी रहे। उसके बाद में उसकी ट्राइब की लड़ाई होती है दूसरे एरियाज में जाकर और वो उनको हरा भी देता है। अब तो उसके अंदर जो ये मिथ है कि यार हाँ मेरी सुपीरियर रेस है, रेशियल सुपीरियरिटी और स्ट्रांग होगी। इससे क्या होगा? यही जो मेरा आइडिया है इसको और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगी कि हाँ यार ऐसा ही तो था, ठीक। तो इस तरह से धीरे 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 ये वाला मिथ स्ट्रांग होता गया रेशियल सुपीरियरिटी का। सिमिलरली जैसे हमने पुराने थिंकर्स के केसेस में देखा, जैसे कि रूसो के केस में हमने देखा था कि रूसो ने क्या बोला था कि यार जनरल विल जो होती है वो क्या होती है? सरकार जो है वो क्या है? गवर्नमेंट है जो जनरल विल को रिप्रेजेंट कर रही है। जनरल विल क्या होती है? सब लोगों की रियल विल, जो सब लोग असली में चाहते हैं। अभी तेरा मन कर रहा है कि यार ये क्या है, लॉकडाउन क्यों लगा रहे हो? मान लो मेरा आज मन कर रहा है कि लॉकडाउन मत लगाओ, लेकिन सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, तो मुझे अपने आप को क्या समझाना है? मुझे समझाना है कि नहीं 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 यार, अभी मेरा मन कर रहा है लॉकडाउन ना लगाओ बिकॉज मे बी मुझे बाहर घूमने जाना है। बट सरकार जो सोच रही है, या सरकार ने अगर लॉकडाउन लगाया है तो सरकार को वो चीज़ पता है जो मैं ठंडे दिमाग से, अच्छे से, शांत होकर सोचूंगा, तो मैं ही ये चाहता हूँ कि लॉकडाउन लगाऊं। यू अंडरस्टैंड दिस? एक बारीकी सी है इस आइडिया में कि जनरल विल का आइडिया क्या बोल रहा है कि सरकार वही चीज़ कर रही है जो आप सब लोग इकट्ठे होकर वो सोचते हो कि यार ये पब्लिक स्पिरिटेड तरीके से तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो सरकार क्या है मेरी, एक तो एकदम व्हेन आई गिवन टेम्पटेशन में जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं, जो मैं ठंडे दिमाग से सबके भले के लिए, सबके फ़ायदे के लिए, सबके मुनाफे के लिए जो मैं चीज़ सोचता हूँ, वो चीज़ की रिप्रेजेंटेशन सरकार है। अब आप इन दोनों चीज़ों को जोड़ के देखो। पहला तो मैंने ये बोल दिया कि यार आप रेशियली सुपीरियर हो, फिर मैंने ये भी बोल दिया, मतलब जो है ये गवर्नमेंट जो है ये रेशियली सुपीरियर है। दूसरा मैंने ये बोल दिया कि और जो गवर्नमेंट को लग रहा है वो जनरल विल है, सबकी रजामंदी उसी में है, सबकी इच्छा वही है। अगर वो ध्यान से देखें तो ये जो है सरकार, ये जनरल विल भी रिप्रेजेंट कर रही है। बस फिर रेशियल सुपीरियरिटी क्या है? जनरल विल। अगर ये सरकार सबकी रजामंदी रिप्रेजेंट कर रही है और ये सरकार ये मानती है कि रेशियल सुपीरियरिटी होती है, और ये सब तुच्छ लोग, सब छोटे लोग जो हैं, ये इटालियंस ने अल्जीरियंस के साथ में शादियां कर ली, अल्जीरियंस ने मोरक्कन्स के साथ शादियां कर ली, मोरक्कन्स ने ये मेडिटेरेनियंस के साथ शादियां कर ली, और ये सब हल्के लोग हैं, ठीक। अफ्रीकन तो है ही एकदम हल्के लोग, ये नॉन आर्यन रेसेस जो हैं ये सब हल्के लोग हैं, ज्यूज़ हल्के लोग हैं। अगर मैंने ये मान ही लिया तो अब क्या है? बस फिर ये सब ने मान लिया, बिकॉज किसने मान लिया? सरकार ने मान लिया, तो जनरल विल ने मान लिया। इसका मतलब ये ट्राइबलिज्म, इम्पीरियलिज्म, दिस होल आइडिया ऑफ रेसिज्म, इस सब ने एक बेसिस प्रोवाइड किया टोटलिटेरियनिज्म का। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो क्या हुआ? टोटलिटेरियनिज्म आया कहाँ से? वो बोलते कि यार ये जो तुम सोचते हो ना कि यार एक बार हिटलर के पास पावर आ गई और उसने बस टोटलिटेरियन हो गया, वो ये तो बहुत सामने का एपरेंट व्यू है। अगर आप इसके पीछे जाके देखोगे तो सोच की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये सामने की नहीं है, एक्शन की नहीं है, सोच की प्रॉब्लम है। आई होप इट्स लाइक दिस कि यू नो, जैसे कि क्या बोलना चाह रहे हैं। अब सड़क पे कोई पर्सन जो है वो कोई, अपने इंडिया में भी हमारे क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली आपको कभी ना कभी पढ़ने को मिल जाता है कि कहीं पर 4 बहुत फंडामेंटलिस्ट हिंदुओं ने कोई लिंचिंग कर दी, 4 बहुत फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम्स ने कोई लिंचिंग कर दी, कहीं पे कोई सिख ने कुछ कर दिया, कभी सिख के साथ कुछ हो गया। ऐसे रिलीजियस चीज़ें में थोड़े बहुत छुटमुट घटनाएं हो जाती हैं कंट्री में। तो हन्ना के पॉइंट ऑफ व्यू से
इसका रीज़न ये नहीं है, ये 4 लोग नहीं है, इसका रीज़न है वो सोच जो लोगों को बताती है कि तुम्हारा रिलीजन सबसे सुपीरियर है, ये तो है ही है, बाकियों का तुमसे इन्फीरियर है और उन पे तुम्हें फतेह भी डाल करनी है, इसलिए चल बेटा हो जा शुरू, खींच दे काम। ये वाली सोच जो है, इसको हना जो है वो हैना अरेंट क्वेश्चन कर रही है। तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि 20th सेंचुरी में क्या हो गया, कैपिटलिज्म एक्सपैंड कर रहा था। कैपिटलिज्म एक्सपैंड करने की वजह से ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रांग हुई, क्योंकि अब आपको क्या करना है, आपको ब्यूरोक्रेटाइज्ड स्टेट चाहिए। हम बोलते हैं ब्रिटेन के बारे में कि सन नेवर सेट इन ब्रिटिश एम्पायर, ठीक, वो ठीक है, वो शशि थरूर जी उसको बड़ा फनी सा बना देते हैं, बिकॉज इवन गॉड कुडंट ट्रस्ट ब्रिटिश इन द डार्क एंड दिस एंड दैट, वो सब रिटोरिक सुनने में अच्छा लगता है, पर जस्ट थिंक अबाउट इट, एक इतना सा आइलैंड और उसके इतना बड़ा साम्राज्य है, इतनी बड़ी एम्पायर है कि कहीं ना कहीं तो जहाँ पे सन है तो कोई ना कोई कॉलोनी ब्रिटेन की है। अब उसको अगर आपने रन करना है वाइबल तरीके से, तो आपको क्या करना है, आपको ब्यूरोक्रेसी चाहिए। तो हना क्या बोलती है कि ब्यूरोक्रेटाइज्ड स्टेट बनी। ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये चलाती है फिर स्टेट को कैसे, वायलेंस के थ्रू। अब आप सोचोगे सर ये क्या है, तो ऐसा ही है, ये बोलती है कि वायलेंस के थ्रू स्टेट चलती है। हुआ क्या कि जैसे जैसे 20th सेंचुरी आई, कैपिटलिज्म और एक्सपैंड हो गया, ब्यूरोक्रेटाइज्ड जो है सरकारें बन गई। उसके बाद में क्या हो रहा है कि बुर्जुआ कंट्रोल है सरकार के ऊपर, और उनको मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के उसके ऊपर वो बोलते हैं कि दिस, एक और चीज़ क्या हुई है कि डिक्लाइन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजनशिप, डेलिब्रेशन, लोग सोच नहीं रहे हैं, कुछ नहीं ऐसा हो रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स, तो दिस इज हाउ द टोटलिटेरियनिज्म केम इनटू पिक्चर। आई होप आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसमें ना मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। पंजाब में, आई कम फ्रॉम लाइक पंजाब, और पार्टली सो पंजाब में 80s के बाद में 90s में बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स थे, 80s में भी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स थे। इमरजेंसी लग जाती थी बार बार, और टेररिज्म के टाइम्स की बात है। तो एक छोटा सा किस्सा है, वो क्या है कि देयर वाज दिस पर्सन इन चंडीगढ़ जिसका रेस्टोरेंट था। ये मैंने सुनी हुई बात है, ये मेरा कोई ऐसा नहीं है कि आई कैन टेस्टिफाई, सिर्फ मैंने सुना है ऐसा कि ऐसा एक बार हुआ था कि चंडीगढ़ में एक पर्सन का रेस्टोरेंट था, और पंजाब पुलिस के एक बहुत बड़े ऑफिसर को शायद पता लगा कि इधर जो है वो टेररिस्ट आते हैं और वो खाना खाते हैं। तो इन्होंने इसको बोला, पुलिस ने जाके इस रेस्टोरेंट ओनर को, कि तुमने एक काम करना है, इनको बिठाना नहीं है, इनको खाना नहीं खिलाना। फिर दोबारा वहाँ पे पता लगा कि टेररिस्ट आए और खाना खा के चले गए। तो उन्होंने बोला कि यार तुम इनको शेल्टर दे रहे हो, तुम इनको बिठा के खाना खिला रहे हो, इनको खाना नहीं खिलाना है, और इनफैक्ट हमें बताना है जब ये आएंगे। तो दिस पर्सन सेज टू द पुलिस कि यार वो टेररिस्ट हैं, वो आते हैं तो हमें उनसे डर लगता है, उनके पास में हथियार है। सो ये पर्सन क्या करता है, ये पर्सन ये नहीं करते कि उनको बोलते हैं नहीं आप टेंशन नहीं लो, हम बैठे हैं, आपको हम बचाएंगे। इस पर्सन की वो पिटाई करते हैं कि इसको मतलब मार मार के मोर बना दिया, और फिर बोलते हैं कि टेररिस्ट से डर लगता है, हमसे नहीं लगता। हम यहाँ पे मतलब नॉट लाइक, उनके वर्ड्स ये नहीं होंगे कि यार हम यहाँ पे क्या फिर यहाँ पे मतलब भंगड़ा डालने के लिए रखा है, बेटा उससे बड़े हैं हम। अब तेरे को चूज करना है कि तेरे को ज़्यादा डर किससे लगता है, उससे कि मुझसे। और मैं तेरे को बता सकता हूँ कि अगर मैं अपनी आई पे आ गया तो तुझे मुझसे ज़्यादा डर लगेगा। अब ये पर्सन क्या करेगा, अब ये टेररिस्ट को ही बोलेगा भाई तू ही मार ले, क्योंकि वो तो बहुत बुरा मारती है, पुलिस तो बहुत बुरा मारती है। द पॉइंट इज दिस कि ब्यूरोक्रेसी इस तरह से फोर्स को यूज़ कर, पावर को यूज़ कर, या वायलेंस को यूज़ कर सकती है। अब मैं हना के वर्ड्स में बोल रहा हूँ, ठीक, इस तरह से यूज़ कर सकती है कि आपके ऊपर पूरा टोटल कंट्रोल बन रहा है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द वेज, देयर आर सो मेनी वेज। सो आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि उसने बोला क्या है, कि यार ये सबसे ख़राब स्टेट है। क्यों? क्योंकि इनका एंड पर्पस ही वायलेंस है, टोटलिटेरियनिज्म का। चलें आगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है हनाज थ्योरी ऑफ एक्शन, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स। बहुत आसान है। अब ये भी समझने के लिए आज की डेट में आपको मतलब कॉमन सेंस ही चाहिए। ये एक ह्यूमन कंडीशन इनका एक वर्क है, उसमें ये बोलते हैं कि देखो भाई,
दो चीज़ें होती हैं, एक होती है वीटा कंटेम्पलेटिवा, एक होती है वीटा एक्टिवा। ये क्या लगा रखा है, सिंपल वर्ड्स में समझाओ। ये बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स है ना जो, वो दो चीज़ें परफॉर्म करते हैं, एक थिंकिंग और एक एक्शन। अब आपको अगर याद हो, प्लेटो जो है या फिर जितने भी हमने आइडिया वाले लोग किए हैं वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि थिंकिंग इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स क्या बोलते थे, एक्शन इंपॉर्टेंट है, मैटर इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर ये ज़्यादा आइडेंटिफाई करती है मार्क्स से, ये बोलते हैं कि एक्शन इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें भी ये एक्शंस को भी तीन चीज़ों में डिवाइड करते हैं। ये बोलते हैं कि एक्शन भी, जो ह्यूमन एक्शन है ना, वो तीन टाइप का होता है। सबसे पहला लेबर। इंसान जो है, पहले तो मैं डिवाइड कर दूं कि यार इंसान दो चीज़ें परफॉर्म कर सकता है, सोचना और एक्शन लेना। सोचने को तो ठीक है, वो तो एक है ही एक चीज़ है, एक्शन लेना जो है वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है। लेकिन एक्शन को भी मैं तीन तरह से डिवाइड कर सकता हूँ। पहला क्या है कि पर्सन जो है वो लेबर कर सकता है। वो लोग जो लाइफ में लेबर परफॉर्म करते हैं वो कौन है, एनिमल लेबर ऑन। वो क्या हुआ, ये बोलते कि ये तो वो चीज़ें हैं जो कोई जानवर भी कर लेगा, ठीक, इन द सेंस कि इससे आपका इंसान होना जाहिर नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं ना क्या करता हूँ, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं खाने के इंतज़ाम कर रहा हूँ कि यार हाँ इस तरह से मैं अपना सर्वाइवल देख रहा हूँ। अब प्रोडक्शन रिलेटेड जो एक्शंस हैं, प्रोडक्शन रिलेटेड जो मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ कि हाँ मैंने ये बना लिया, ये मैंने 4 लकड़ें जला ली, लकड़ जला के मैंने अपने कुछ चावल उबाल लिए और वो खा लिया, अब है तो एक तरह से वो लेबर है, पर ये एनिमल लेबर है अकॉर्डिंग टू हन्ना अरेंट। ठीक, क्लियर। दूसरा, इससे एक सुपीरियर लेवल का मैं एक फंक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। वो क्या है, उसको बोलते हैं कि होमो फेबर मैन। वो कौन है, जो इससे तो सुपीरियर है, लेबर वाले फंक्शन से सुपीरियर काम करता है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं पेंटिंग बना देता हूँ बहुत अच्छी, मैं बहुत ज़बरदस्त डांस करता हूँ, मैं म्यूज़िक क्रिएट कर देता हूँ बहुत ज़बरदस्त, मैं क्राफ्टमैन हूँ, मैं इतनी बढ़िया चेयर बनाता हूँ, ऐसे उसकी कर्व्स होती हैं और फ्रेंच टाइप ऑफ लाइक यू नो यूरोपियन चेयर बना दी मैंने। अब आप समझ पा रहे हो क्या क्या हो रहा है। मैं एक बार छोटा सा रिपीट करता हूँ कि दो चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हो, थिंकिंग जिसको हमने बोला वीटा कंटेम्पलेटिवा, और दूसरा हो गया एक्शन जिसको हमने बोला वीटा एक्टिवा। अब एक्शंस को भी मैं 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकता हूँ और इसको मैं वैल्यू भी दे रहा हूँ कि सबसे इंफीरियर लेवल के जो एक्शन है वो क्या है, लेबर। मार्क्स इसको सबसे सुपीरियर बोल रहे थे, इफ यू रिमेंबर। मार्क्स बोलते थे कि सबसे सुपीरियर काम ही होता है जो पर्सन सुबह उठता है शाम तक लेबर करता है। ये बोलते हैं कि ना, ये तो मतलब 4 चीज़ें जोड़ दी, 4 चीज़ें तोड़ दी, उसको फिर उससे अपना खाने का इंतज़ाम कर लिया, ये तो बहुत एनिमल लाइक एग्जिस्टेंस है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है उसको ही बोल रही है वर्क। वर्क क्या है, ये वो है जिसको इन्होंने बोला होमो फेबर। ये वो मैन है जो वर्क करता है, वो होमो फेबर है। वो प्रोफेशनल है, वो क्राफ्ट्समैन है, वो आर्टिस्ट है, वो म्यूजिशियन है, वो कुछ क्रिएट कर सकता है, वो कुछ डिज़ाइन कर सकता है। अब इंसान के पास अगर फ्रीडम है कि वो ये सब कुछ कर सकता है तो वो इससे तो फ्री है ना। उसका ऐसा करने से उसका इंसान होना जाहिर होता है, उसका इंसान होना यू कैन सी, यू कैन फील, एटलीस्ट आई विल फील कि हाँ यार मैं इंसान हूँ, ये नहीं है कि मैं मशीन की तरह बस या जानवरों की तरह बस लगा हुआ हूँ। क्लियर। ये बोलते हैं कि ये फ्री तो है, ये इससे सुपीरियर तो है, बट कंप्लीटली फ्री नहीं है। लेबर से सुपीरियर है वर्क, वर्क से सुपीरियर क्या है, एक्शन। एक्शन क्या है, इसको ये बोलती है ज़ून पॉलिटिकॉन। मतलब वो मैन जो एक्शन परफॉर्म करता है वो है ज़ून पॉलिटिकॉन। वो कौन है, जो पॉलिटिकल एनिमल है। ये वो इंसान है जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता है। तो अकॉर्डिंग टू हन्ना अरेंट सबसे सुपीरियर फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्शन कौन सा हो गया, पॉलिटिकल एक्शन। ये वो एक्शन है जो आपको ह्यूमन बनाता है। दिस इज ह्यूमन कंडीशन ओनली व्हेन वी पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल लाइफ। Only when we participate in political life, then we act as humans. Otherwise क्या था कि आपके पास कोई कंप्लीट फ्रीडम नहीं थी। यहाँ पे मैं एक थिंकर को इन्वोक करना चाहता हूँ जो आपके कभी सिलेबस में नहीं आया है, कभी आएगा नहीं, मार्कस ऑरियलिस। अगर आपको याद, अगर आपने सुना हो स्टोइसिज्म का नाम, वहाँ पर मार्कस ऑरियलिस का नाम आता है। गजब के रोमन किंग रहे हैं। आपने एक फ्रेज सुना होगा लॉर्ड एक्टन का, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली।
अगर इस स्टेटमेंट को कोई पर्सन अपनी लाइफ के थ्रू वो कर सकता है ना कि एक्सेप्शन दे सकता है कि नहीं यार ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो मार्कस ऑरियलिस है, ठीक। वो थे, ही वॉज द बिगेस्ट पर्सन इन द नोन वर्ल्ड, ठीक। उनके एक ऑर्डर से 100 लोगों को फांसी दी जा सकती थी, उनके एक ऑर्डर से जो वो चाहते उनको मिल सकता था, फिर भी वो अपनी ज़िंदगी को बहुत कायदे कानून से जीते थे। तो वो अपने आप को क्या बोलते थे कि मार्कस, तेरे को रोम को बहुत अच्छे से चलाना है, रिस्पॉन्सिबली चलाना है। क्यों? क्योंकि अगर तू नहीं चलाएगा तो वो लोग चलाने आ जाएंगे जो अच्छे से नहीं चला पाएंगे और रोम नीचे चला जाएगा। यही चीज़ एंशिएंट ग्रीक भी बोलते थे कि आपको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो इन्फीरियर लोग पॉलिटिक्स में आ जाएंगे और उनके आने से क्या होगा? पॉलिटिक्स का बेड़ा गर्क हो जाएगा, पॉलिटिक्स स्पॉइल हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर ह्यूमन बींग्स जो हैं सारे के सारे, अगर वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स में एक्ट अपॉन नहीं करेंगे, तो क्या होगा? कंप्लीटली फ्री नहीं है फिर तो बस कुछ लोग हैं जो उनको कुछ बता देते हैं और धीरे धीरे वो पूरा सब्जुगेट हो जाते हैं। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन जो है वो क्या है? पॉलिटिकल एक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ मैन। अगर आपको आज़ाद रहना है तो आज़ादी की ये तो आप कीमत चुकाओ कि आप ह्यूमन बनो। ह्यूमन बनने से मतलब क्या है? पॉलिटिक्स में आपको पॉलिटिकल एक्शन लेना है। हेंस आई सेड कि सिविक रिपब्लिकनिज्म के सबसे करीब है ये, क्योंकि क्या आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आप लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस में अपनी कंट्री के पार्टिसिपेट करोगे। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया कि इनके लिए क्या है कि इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर पीपल टू टेक इंटरेस्ट इन पब्लिक स्फीयर, स्पेशली पॉलिटिक्स। ओवरऑल पब्लिक स्फीयर में तो आपको करना ही है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स में तो आपको करना ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हना का एक और कॉन्सेप्ट है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो है पावर का कॉन्सेप्ट, और उसके साथ ही हम कंक्लूड कर देंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को। पावर का कॉन्सेप्ट, और हना को क्या लगता है कि पावर किसके पास है? हना को लगता है कि जब सब लोग जहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, सब लोग जहाँ पर इकट्ठे हो गए तो पावर ये होती है, और जब ये सब लोग चले गए तो पावर डिसिपेट्स। होता क्या है? हना बोलती है कि हम इंटरचेंजेबली वर्ड यूज़ कर लेते हैं, स्ट्रेंथ, फोर्स, वायलेंस, पावर, पर ऐसा है नहीं है। स्ट्रेंथ क्या है? वो तो एक बंदे की पर्सनल स्ट्रेंथ है। आप बोलो कि यार देखो इतनी प्रॉब्लम रही, ठीक, इतनी प्रॉब्लम रही, फिर भी पर्सन ने विथस्टैंड कर लिया, उसकी पर्सनल एक इंडिविजुअल का फंक्शन है स्ट्रेंथ। फोर्स क्या है? फोर्स तो एक नेचर की चीज़ है। क्या बोलते हो? अरे देखो कितना वो आ गया, नेचुरल फोर्स जिसको हम बोलते हैं कि अरे ऐसा हो गया, आकाश हवा में इतनी तेज़ हवाएं चल गई और अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया। फोर्स क्या है? एक बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ नेचर। वायलेंस क्या है? वो बोलती है वायलेंस वो है जो ब्यूरोक्रेसी के पास है, जो सरकारों के पास है। वो पावर नहीं है, वो वायलेंस है। तो फिर पावर क्या है? पावर बोलती ये है, पावर बिलोंग्स टू द पीपल, वायलेंस बिलोंग्स टू द स्टेट। पावर जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और जब ये सब लोग चले जाते हैं तो फिर पावर डिसिपेट कर जाती है। और हना को लगता है कि यार तुम लोग जब सब इकट्ठे होगे तभी तो पावर क्रिएट होगी, जब पावर क्रिएट होगी तो तुम फ्रीडम एक्सरसाइज कर पाओगे, नहीं तो फिर क्या होगा? कोई हिटलर आएगा और जिसको मन करेगा उसको गैस चैम्बर में अंदर डाल देगा। सो दैट इज़ हर आइडिया, ठीक। जैसे आप ये देखो, हम फुटबॉल का मैच देखते हैं तो मैक्सिकन वेव होती है, वो कैसे क्रिएट हो रही है? बिकॉज पीपल आर एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। जब लोग एक तरह से एक्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन में, इकट्ठे होकर, तो फिर पावर क्रिएट होती है। दिस इज हर आइडिया विच वी विल इलेबोरेट इन ग्रेटर डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास। विद नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। हन्ना को हम पहली क्लास में 15-20 मिनट में कवर कर लेंगे। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा हन्ना समझ आया। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर।